आज हम बात करेंगे दोषानुसार गुल्म के चिकित्सा सूत्रों के बारे में। इसमें हम प्रारंभ करते हैं वातिक गुल्म से। वातिक गुल्म में श्लोक सबसे पहले है कि रुक्ष व्यायामजम गुल्मम वातिकम तीव्र वेदनम। इस पहली लाइन को हम सबसे पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कुछ निदानों के बारे में, जैसे कि रुक्ष और व्यायाम, जिनसे कि गुल्मम वातिकम मतलब कि वातज गुल्म जो है वह उत्पन्न होता है। और हमें पता है कि वात जब बढ़ती है तो उसका फर्स्ट सिम्टम जो आता है या मेन सिम्टम जो होता है वह पेन होता है। तो यहाँ पर बताया गया है तीव्र वेदनम। तो इस पहली लाइन को हम इजीली याद रख सकते हैं कि उन्होंने निदानों के बारे में बोला है, फिर वातिक गुल्म शब्दतः बोला है और फिर उसका सिम्टम जो मेन है उसके बारे में बोला है। थोड़ा सा और इसको याद रख सकते हैं ऐसे कि कोई व्यक्ति रुक्ष है और उसके बाद में उसने व्यायाम कर लिया और उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा पीड़ा होने लगी। अब दूसरी लाइन को हम देखते हैं जो कि है बद्ध विट्ट मूत्र मारुतम स्नेह आदितः सम उपचरेत। अब हम इसको प्रथम लाइन से ही जोड़ते हैं। वहाँ पर रुक्ष और व्यायाम हमने याद रखा था कि व्यक्ति रुक्ष है और वह व्यायाम कर रहा है। यहाँ पर किसी भी तरीके से हमने कुछ खाने वगैरह का वर्णन नहीं किया, मतलब कि यदि उसने कुछ भी नहीं खाया तो कहाँ से उसका यूरिन और कहाँ से उसका स्टूल बनेगा, तो यहाँ पर हमें उनकी बद्धता देखने को मिलेगी। तो बद्ध विट मूत्र मारुतम। अब हमें पता है कि वात का बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है, तो वह होता है स्नेह। तो स्नेह आदितः सम उपचरेत, यहाँ तक हो गया। हम इसे कंसेप्चुअली भी समझते हैं सेकंड लाइन को कि बद्ध विट मूत्र मारुतम क्यों हुआ, क्योंकि जैसे कि हमने पहले कंसेप्ट पढ़ा था जो गुल्म में हमने सामान्य चिकित्सा सूत्र में बात की थी कि यदि रुक्षता बढ़ती है तो फ्रिक्शन बढ़ता है और रुक्षता घटती है तो फ्रिक्शन भी घटता है। मतलब कि यदि यहाँ पर क्या हो रहा है, वात बढ़ रहा है तो वात के बढ़ने की वजह से रुक्षता बढ़ रही है और रुक्षता बढ़ने की वजह से यहाँ पर जो है मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो रहा है और उसकी वजह से यहाँ पर जो है बद्धता देखने को हमें मिल रही है। अब उसके बाद में हम दूसरे श्लोक के बारे में बात करते हैं। तो हमें पहले श्लोक से यह तो अच्छे से पता लग गया कि स्नेह को पहले उपयोग करना है। तो दूसरे में उन्होंने यह बताया कि यह हितकारी है, तो स्नेह पानम हितम गुल्मम, सीधा सीधा ऐसे बोल दिया। अब स्नेह को पान किया है तो हम आगे याद रखेंगे कि पान किया है मतलब कि ओरली इंटेक किया है, तो जो हमारे ऊपरी भाग हैं उस भाग के गुल्म को नष्ट करने का कार्य यह करेगा। तो यहाँ पर बोला है कि विशेषेण ऊर्ध्व नाभिजे, मतलब कि अगर स्नेह पान किया है तो वो हितकारी होता है गुल्म में, और वह भी विशेषकर जो ऊर्ध्व भाग का गुल्म होता है। बहुत इजी सा है। सबसे पहले हमने जो फर्स्ट श्लोक याद किया उससे हमें ये पता था कि स्नेह अच्छा होता है। उसके बाद में यह हितम हमने यहाँ पर बोल दिया और स्नेह पान मतलब कि उसे ओरली इंटेक किया। तो ऊपरी वाले भाग से हम श्लोक को आगे याद रखेंगे कि विशेषेण ऊर्ध्व नाभिजे। देन अपन ने ऊपर के बारे में बात कर ली, तो हम निचले भाग के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ हो गया पक्वाशय गते। तो हमें पता है कि अधो मार्ग से हम स्नेह देते हैं बस्ती के द्वारा, तो यहाँ पर वह पक्वाशयगत वातिक गुल्म का हरण करेगा। तो ऐसे श्लोक है कि पक्वाशयगते बस्ती है। उसके बाद में बोला है कि यदि दोनों चिकित्साएं हम कहाँ पर कर सकते हैं, तो उभयम जब कर सकते हैं जब जठर आश्रय मतलब कि पूरे जठर पूरे उदर में यह स्थित हो। अब हम इसके पश्चात में पैत्तिक गुल्म के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हम श्लोक याद करने से पहले यह ध्यान रखें कि पैत्तिक गुल्म में दो तरह के आहार के बारे में बात की गई है। पहले लाइन में बताया गया है स्निग्ध और उष्ण आहार के बारे में, और दूसरे में बताया गया है रुक्ष और उष्ण आहार के बारे में। तो श्लोक है कि स्निग्ध उष्णेन ओदितम गुल्मे पैत्तिके संसरणम हितम, मतलब कि यहाँ पर बोला गया है कि अगर स्निग्ध और उष्ण ओदितम मतलब कि आपने अगर आहार लिया तो आपके पैत्तिक गुल्म अगर उत्पन्न हुआ गुल्मे पैत्तिके, तो संसरणम हितम, तो वहां पर संसरणम हितकारी होगा। तो संसरणम मतलब कि मृदु विरेचन हम इसे मान सकते हैं। तो मृदु विरेचन यहाँ पर हमने दिया
तो उसकी वजह से जो अमाशय है वहां पर निचला भाग जो होता है वह पित्त का होता है और अमाशय का ऊर्ध्व भाग होता है कफ। कुछ मात्रा में यहाँ पर कफ निकलेगा और उसके साथ पित्त निकल जाएगा, तो उसकी वजह से पित्त भी बॉडी से कम होगा और साथ ही में स्निग्धता भी बॉडी की कुछ कफ के निकलने से कम हो जाएगी, जिसकी वजह से यह हितकारी ट्रीटमेंट होगा। देन हम बात करें दूसरी लाइन के बारे में, जहां पर बोला है रुक्ष उष्णेन तु संभुते, मतलब कि आप अगर ऐसा आहार खाते हैं तो सर्पिह प्रशमनम परम। बहुत इजी सा है, ऐसे याद रख सकते हैं कि सबसे पहले तो आहार के बारे में बोल दिया रुक्ष उष्ण, उसके बाद में एस एस और पीपी, ऐसे ध्यान रख लेना। तो एस से संभुते और सर्पिह एस एस हो गया, तो पीपी से प्रशमनम परम। अब यहाँ पर इसके कंसेप्ट को देखें। सर्पी जो है वह अपने स्निग्ध गुण के कारण इसके रुक्षता को खत्म करता है और अपनी शीतता के कारण इसकी उष्णता को समाप्त करता है, तो इसलिए यह परम ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद में हम कफज गुल्म के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर भी आहार के बारे में बताया, जैसा वातिक गुल्म और पैतिक गुल्म में बोला था। यहाँ पर बोला है शीतलेह गुरु भी स्निग्धेह गुल्मे जाते कफात्मके, मतलब कि अगर शीतल गुरु और स्निग्ध इस प्रकार का आहार लिया है तो गुल्म जात, मतलब कि जो गुल्म उत्पन्न होगा वह कफ वाला होगा, कफात्मके होगा। इसको कैसे याद रखें कि शीतल के गुरु काफी स्निग्ध थे, मतलब कि काफी स्नेह करने वाले थे बच्चों से और उनकी आत्मा अच्छी, तो शीतले गुरु भी स्निग्धे है, यहाँ तक हो गया कि स्नेह करने वाले थे और उनकी आत्मा अच्छी थी, तो गुल्मे जाते कफात्मके। उसके बाद में है अगली लाइन की अवम्यस्य अल्पकायाग्नेह कुर्यात लंघनम आदितः। अब हमें पता है कि अगर कफ उत्पन्न होता है तो हमें वमन करवाना चाहिए, बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। बट यहाँ पर इन्होंने एक कंडीशन बता दी कि अगर उसको वमन ना करा पाए तो अवम्यस्य, क्योंकि हमारे दिमाग में पहली चीज जो आती है वो वमन आती है, और यहाँ पर इन्होंने पहली कंडीशन रख दी कि अवम्यस्य, मतलब कि जिसको वमन नहीं कराया जा सकता और उसकी कायाग्नि भी अल्प है, तो हम उसको कराएंगे लंघनम आदितम। उसको सबसे पहले हमें लंघन कराना है, क्योंकि लंघन जब करवाएंगे तो अग्नि धीरे धीरे प्रदीप्त होगी। ये कैसे प्रदीप्त होगी कि यदि हम एक गीली लकड़ी को भी अग्नि में डालते हैं और वह कुछ देर तक जलती रहती है, तो उससे क्या होता है कि उस लकड़ी का एक बार गीलापन वाष्प बन के उड़ता है और उसके पश्चात में लकड़ी में भी आग लग जाती है। तो इसी प्रकार से आम भी जो होगा, जो कायाग्नि मंद भी जो है वह बढ़ेगी और उसकी वजह से आम को भी समाप्त करेगी और साथ ही में वह बॉडी के कफ को भी कम करेगी। इसलिए फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए लंघन। तो अब इसके बाद में जो दूसरा श्लोक है उसके बारे में बात करते हैं। तो स उत्क्लेशा च अरुचि यस्य स गुल्मी वमनोपगः। कैसे बोला है, हमने पहली कंडीशन जहां पर वमन योग्य नहीं था, यहाँ पर हम कब वमन कराएंगे उन कंडीशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो लास्ट में बोला गया है कि सगुल्मी वमनोपगः, मतलब कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे गुल्म वाले पेशेंट को हमें वमन करवाना है। कंडीशन बोली है जब उत्क्लेश हो, तो स उत्क्लेशा च अरुचि, और जिसको अरुचि उत्पन्न हो ऐसे व्यक्ति को हम वमन करवा सकते हैं। उसके बाद में हम बात करें कि वमन करवा दिया, लंघन करवा दिया, तो एक और श्लोक है कि इसके बाद में हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर बोला है कि जयेत कफ कृतम गुल्मम शार अरिष्ट अग्नि कर्म भी। बोला है कि यदि कफज गुल्म को आगे जीतना है तो हमें उसमें शार, अग्नि और अरिष्टपान का प्रयोग करना है। उसके बाद में बताया गया है रक्तज गुल्म के चिकित्सा सिद्धांत के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर इसका श्लोक है कि रोधिरस्य जो गुल्मस्य, मतलब कि पहले तो रोधिर गुल्म है, इसके बारे में बोला है कि रोधिर से जो उत्पन्न हुआ गुल्म है गर्भ काल व्यतिक्रमे, मतलब कि हमें गर्भ काल के गुजरने तक प्रतीक्षा करनी है। अब उसके बाद में क्या करना है, तो उसके बाद में करना है स्निग्ध स्विन्न शरीराय। सबसे पहले स्नेहन करना है, जो कॉमन चिकित्सा सूत्र हमने पढ़ा था, फिर स्वेदन करना है पूरे शरीर का, तो स्निग्ध स्विन्न शरीराय। फिर उसके बाद में दद्धात, उसको देंगे स्नेह विरेचनम। अब स्नेह विरेचन क्यों दिया यहाँ, क्योंकि रुधिर जो होता है वह पित्त का आश्रयी भाव से एक साथ ये होते हैं, किंतु यहाँ पर वात ना बढ़े, क्योंकि गुल्म वात प्रदान होता है, तो वात ना बढ़े, इस हेतु हमें यहाँ पर स्नेह विरेचन का प्रयोग करना है। इसके पश्चात अंत में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं जिनसे कि क्वेश्चन बन सकते हैं पीजी में। तो वातज गुल्म में जो एक चीज हमने बाकी सब देख ली, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज भी है कि यहाँ पर हमें
रक्त मोक्षण के बारे में बोला गया है। कॉमनली बोला गया है कि यदि वात, पित्त और कफ की अच्छी प्रकार से चिकित्सा करने पर भी शांत नहीं होता तो रक्त मोक्षण करना है, ऐसा बोला है। किंतु यदि रेफरेंस पूछा जाए कि कहाँ ऐसा बोला है, मतलब कि किस गुल्म में ऐसा बोला है, तो वो बोला है वातिक गुल्म में। उसके बाद में हम पित्तज गुल्म में इंपॉर्टेंट बात देखें, शस्त्र के बारे में बोला है, तो ऐसे ध्यान रख लेंगे हम कि पिता ने शस्त्र उठाने के लिए कहा। तो शस्त्र के बारे में यहाँ पर बोला है कि जब पक जाए गुल्म तो हमें शस्त्र से चिकित्सा इसकी करनी है। और कौन सी चिकित्सा करनी है शस्त्र से? तो व्यधन करना है, व्यधन के बाद में शोधन करना है और उसके बाद में हमें रोपण करना है। अब उसके बाद में कफज गुल्म में क्या इंपॉर्टेंट है, तो हमने इसका श्लोक भी देख लिया। शार, अग्निकर्म और अरिष्टपान हमने बोला था, मतलब कि इसमें शार और अग्निकर्म के बारे में बोला है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर शार की परिभाषा दी गई है, जो कि है छित्वा छित्वा आशयात शारः शरत्वात् शारयति अधः। तो इस तरीके से हम दोषानुसार गुल्म के चिकित्सा सूत्रों को देख लिया है। इसके पहले हमने जो गुल्म पार्ट 1 निकाला था उसमें हमने सामान्य चिकित्सा को भी देख लिया है।